अतीत में घटी महत्वपूर्ण घटनाओं, लोगों और समाज का एक व्यवस्थित और प्रमाणित अध्ययन। आप दोस्त इतिहास को इतना सीरियस क्यों लेते हैं? इतिहास से हमारे जीवन शैली में क्या कनेक्शन है, क्या संबंध है? तो दोस्त इतिहास को अगर आपको अच्छी तरीके से, अच्छे गंभीरता से अगर आपको समझना है, सीखना है, तो आपको अपने पूर्वज के इतिहास को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि तो देखिए, अगर आप इतिहास को नहीं समझोगे तो फिर आप अपने मूलभूत फैक्ट्स को, इंपॉर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण तथ्यों को आप नहीं समझ पाओगे। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर घटना यानी घटना, लोग और समाज यानी तीनों का एक दूसरे से कनेक्शन किस प्रकार से हुआ? क्योंकि तो देखिए, जब आम इंसान जन्म लिया, आम इंसान जब पैदा हुआ तो मरा, यानी कि अभी भी वही हाल है, अभी भी वही परंपरा चल रहा है जो प्राचीनतम काल में जो परंपरा चले आ रहा था वो अभी के समय में भी एक परंपरा लगातार क्रमबद्ध है। क्यों क्रमबद्ध है? क्योंकि तो देखिए, जो भी आम इंसान जन्म लेता है, तो जो आम इंसान जन्म लेता है तो एक दिन ना एक दिन वो मरता। और एक चीज हमको अपने खास करके समाज में हम भली भांति स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। तो ये हाल पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है और आगे आने वाले भविष्य में भी होगा। अब देखिए इतिहास जो है, देखिए यहाँ पर इतिहास जो है, इतिहास हम अपने संस्कृत में अगर इसका अर्थ निकालते हैं, यानी कि अपने संस्कृत भाषा में, यानी कि देवनागरी भाषा में, तो यहाँ पर ऐसा निश्चित रूप से हुआ, यानी कि ऐसा निश्चित रूप से हुआ, यानी कि ऐसा निश्चित रूप से क्या हुआ? घटना को अंजाम दिया, यानी कि एक घटना हुआ, घटना पर तो उसका एक अवधि बनाया, यानी कि समय बनाया, यानी एक घटना को घटित हुआ। यही चीज यहाँ पर इतिहास को दर्शाता है। और देखें तो इतिहास यानी कि इतिहास, इति और यानी कि इति और यानी कि निश्चित रूप से हुआ, यानी कि संस्कृत में इसका इति जो और जो भाव, इसका क्या हुआ? एक भाव निकला, एक शाब्दिक अर्थ हुआ, शाब्दिक अर्थ। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे दोस्त? इतिहास के तहत मानव सभ्यता यानी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन, यानी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन क्या हुआ दोस्त? यानी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन का एक प्रकार से विकास हुआ। और जब विकास हुआ, यानी कि विकास करने का मतलब हुआ कि वो अपने सत्ता को आगे की ले गए, और आगे की ले जाने में उनको बहुत सारा परेशानियों का सामना भी करना पड़ा होगा। कैसे सामना करना पड़ा होगा? क्योंकि दोस्त परस्पर उनको घर बनाने की आवश्यकता पड़ी होगी। फिर उसके बाद क्या हुआ? वो एक कृषक बने, तो डायरेक्ट कृषक थोड़े बने, यानी कि डायरेक्ट वो किसान नहीं बने, यानी कि किसान बनने के लिए उनको बहुत सारा पापड़ झेलना पड़ा। जिस तरह से अभी के समय में एक आईएएस के तौर पर, यानी एक आईएएस बनने के लिए, एक अधिकारी बनने के लिए नाको चने चबाना पड़ता है, यानी कि कठिनाई के दौर से गुजरना पड़ता है, यानी कि उसे मेहनत करना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। ये बात भी यहाँ पर हुआ, इसके साथ हुआ, यानी कि ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ हुआ, मानव सभ्यता के साथ हुआ। और इसके बाद यहाँ पर राजवंश, यहाँ पर राजवंश क्या है? अब देखिए यहाँ पर राजवंश, फिर उसके बाद संस्कृत, देखिए यहाँ पर इसके बाद उत्थान हुआ, यानी कि दोस्त मानव सभ्यता विकास किया, मानव सभ्यता जब विकास किया तो उसके बाद वही मानव समाज एक अलग राजवंश के रूप में उभरे, यानी कि वो एक विश्व
विश्व स्तरीय एक अपने एक साम्राज्य को स्थापित, यानी कि उसका एक राजनेता के तौर पर जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र में कौन होता है, विधायक होता है, तो ठीक इसी प्रकार से उस जमाने में एक सम्राट के तौर पर अपने वो सम्राट एक साम्राज्य को स्थापित किया। उसके बाद क्या हुआ दोस्त, अपने अपने साम्राज्य में संस्कृतियों का उन्होंने क्या किया, अलग अलग नए नए संस्कृतियों को भी उन्होंने उजागर किया, उत्पन्न किया। फिर क्या हुआ, अंततः उसका उत्थान भी हुआ, पतन भी हुआ। यानी कि जैसे वो सभी सिविलाइजेशन संस्कृतियों का उत्पत्ति हुआ, जन्म लिया, और अंततः वो सभी क्या हुआ, समाप्त भी हो गया। और देखिए यही सब बात को यहाँ पर अध्ययन के तौर पर देखा जाता है, स्टडी किया जाता है। अब यहाँ पर विद्वान ग्रीक के विद्वान थे और हेरोडोटस। देखिए यहाँ पर हेरोडोटस होते हैं, क्या हेरोडोटस इतिहास का पिता कहलाए। इतिहास का पिता कौन कहलाए, हेरोडोटस, यानी कि इतिहास का पिता हेरोडोटस कहलाए। अब यहाँ पर इतिहास के अध्ययन को, अब हम इतिहास के अध्ययन को किस प्रकार से समझेंगे, इतिहास के अध्ययन को किस प्रकार से समझेंगे, यानी कि यहाँ पर तीन बड़े कालखंडों में विभाजित किया गया इतिहास के मुख्य रूप से। यानी कि इतिहास को समझने के लिए यहाँ पर इतिहास के तीन कालखंडों को खंडित किया गया, तीन कालखंडों को विभाजित किया गया, बंटवारा किया गया। अब इतिहास क्या है दोस्त, इतिहास में ये तीन कालखंड कौन हुआ, यानी कि प्रागैतिहासिक काल। देखिए यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल, ओके, फिर उसके बाद ऐतिहासिक काल, फिर उसके बाद ऐतिहासिक काल। यानी कि यहाँ पर इतिहास जो है तीन भागों में विभक्त हो गया। और यहाँ से क्या हुआ दोस्त, यहाँ से आपको सभी को देखिए यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल। अब हम प्रागैतिहासिक काल को अच्छे से समझेंगे, प्रागैतिहासिक काल को हम काफी बारीकी से समझेंगे। देखिए यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल, देखिए प्रागैतिहासिक काल जो है क्या था दोस्त, यह वह समय था, यह वह अवधि था, यह पीरियड था कि कोई लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। यहाँ पर यानी कि लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे, यानी कि उस जमाने में मानव जो था, आम इंसान क्या था, लिखने की प्रवृत्ति नहीं थी, वो लिखना भी नहीं जानता था, बोलना भी बेचारा नहीं जानता था। क्योंकि दोस्त सभ्यता के प्रारंभ में क्या था, ये सभी चीजों से वो बताइए तो कितना उनका कष्ट में जीवन था। हम लोग आज के समय में, आज के जमाने में क्या काफी आराम से रह रहे हैं। तो दोस्त हम लोग आराम से कैसे रह रहे हैं, उन्हीं सभी आदि मानव का संघर्ष का ये क्या एक फल है कि हम आज के समय में काफी सकुशल जीवन शैली को यहाँ पर संपन्न तरीके से यहाँ पर हम जी रहे हैं। और मानव जीवन की जानकारी जो है, देखिए यहाँ पर मानव जीवन की जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्यों जैसे पत्रों के औजार और गुफा चित्र से मिलती है। देखिए इस समय में यानी प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड, यानी कि यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल में क्या था, यहाँ पर पत्थर के औजार का प्रचलन, यानी कि पत्थर के औजार उन्होंने आविष्कार। सोचिए आज हम लोग लोहे के औजार से क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, लोहा के औजार हम लोग बना रहे हैं, यहाँ तक कि हम लोग मिसाइल भी बना। देखिए तो उस जमाने की अपेक्षा अभी के जमाने में इतना हम लोग व्यवस्थित तरीके से अपने सिस्टम को चला रहे हैं, अपने तौर तरीका को चला रहे हैं।
अब यहाँ पर सेकंड को समझेंगे या दूसरे पॉइंट को समझेंगे। आध ऐतिहासिक काल। आध ऐतिहासिक काल क्या है? आध ऐतिहासिक काल है या यानी प्रोटो हिस्टोरिक। प्रोटो हिस्टोरिक में लिखित लिपियां तो मिलती है लेकिन उन्हें आज तक पढ़ा नहीं जा सकता। देखिए ऐसे देखिए आध ऐतिहासिक काल में क्या किया, उन्होंने लिखने के लिए तो सीख लिया लेकिन उस लिखी हुई बातों को वो भली भांति समझने की प्रयत्न में लगे, यानी वो अपनी बातों को तो लिख दिए लेकिन वो उस लिखी हुई बातों को नहीं समझ सकते, यानी कि नहीं पढ़ पाए। देखिए प्रागैतिहासिक काल में देखिए हम एक बार और इस बात को रिवाइज करते हैं, पुनः रिवीजन करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में मानव जाति, मानव समाज लिखने के लिए भी नहीं सीखा, पढ़ने के लिए भी नहीं सीखा, लेकिन आध ऐतिहासिक काल में क्या किया, उन्होंने लिखने की कला को गंभीरता से लिया कि दोस्त अब जो है हमें लिखने की कला को, लिखने की शैली को हमें यहाँ से आविष्कार करना है, यानी लिखने का आविष्कार जो है आध ऐतिहासिक काल में संपन्न हुआ। लेकिन लिखी हुई बातों को मानव जाति काफी अच्छे तरीके से समझ नहीं पाए। अब देखिए यहाँ पर सिंधु घाटी की सभ्यता, देखिए दोस्तों अभी भी सिंधु सिविलाइजेशन के कुछ अवशेष अगर रिसर्च के तौर पर इतिहासवेता यानी कि पुरातत्ववेता जब उसको खोजते हैं तो सिंधु सभ्यता की जब लिपि मिलती है तो उस लिपि को अभी भी जो है मानव जाति पढ़ नहीं पाता, यानी कि मानव जाति यानी कि पुरातत्ववेता जो है वो समझ नहीं पाता। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लिपियों को नहीं पढ़ा गया। अब यहाँ पर नंबर 3 में क्या है तो यानी ऐतिहासिक काल। देखिए नंबर 3 में ऐतिहासिक काल, देखिए सिंधु सभ्यता को खत्म भी किया गया था यानी दोस्त सिंधु सभ्यता के जो इंसान था थोड़ा सा अलबत्ता था, तो हमें लगता है दोस्त जब आज समाज आया तो सिंधु सभ्यता को खदेड़ दिया यानी कि भगा दिया। अब मान लेते हैं दोस्त कि आपके साथ अगर 5 गूंगा इंसान बैठा रहेगा, पहला इंसान बैठा रहेगा, तो आप काफी इंटेलिजेंट हो, उसकी बातों को आप नहीं समझ रहे हो, तो वहां पर आप क्या करोगे? आपको थोड़ा सा अजीब सा लगेगा, इस सभी को खदेड़ना होगा, इन सभी को यहाँ से आउट करना होगा। तो आउट करने के लिए दोस्त यहाँ पर ऐतिहासिक काल है और इस काल में हमारे पास लिखित प्रमाण मौजूद था, लिखित प्रमाण यहाँ पर उपलब्ध था, स्पष्ट रूप से पढ़ा भी गया और समझा भी गया। ऐतिहासिक काल में क्या हुआ दोस्त? पढ़ा भी गया, समझा भी गया। ओके, अब वैदिक काल को हम एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं कि आज तक का समय यानी कि दोस्त वैदिक काल में जो भी बातों को दर्शाया गया उन सारी बातों को लिखा गया तो उसको काफी बारीकी से समझा भी गया। और वैदिक काल का ही देन है दोस्त कि पूरे विश्व जगत में वैदिक काल से कनेक्शन क्या, वैदिक काल से कनेक्शन इतना बढ़ा कि आज के समय में भले ही हम लोग वैदिक काल को नहीं तवज्जो देते हैं, नहीं मूल्यवान समझते हैं, नहीं वैल्यूएबल समझते हैं, लेकिन वैदिक काल का ही देन है कि इस पूरे विश्व जगत में यानी कि पृथ्वी पर जो भी सत्ता आया तो कहीं न कहीं वैदिक काल से उसका कनेक्शन है, वैदिक काल से उसका लगाव है। तो वैदिक काल काफी फेमस हो गया हमारे विश्व जगत में, क्या हुआ काफी फैल गया और बहुत ही फेमस हुआ। इतना फेमस हुआ कि आज भी सोर्स के दुनिया में जो भी इंसान है वो वैदिक काल का सहारा लेता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अब हम इसको स्टडी के तौर पर हम समझेंगे। देखिए प्रागैतिहासिक काल को है दोस्त, देखिए यहाँ पर स्टोन एज, देखिए इस काल की जानकारी जो है पूरी तरह से पुरातात्विक अवशेषों और पत्थरों के आधार पर डिपेंड किया, यानी कि पाषाण युग, स्टोन एज। देखिए स्टोन एज का भी यहाँ पर विकास हुआ, स्टोन एज का जब यहाँ पर विकास हुआ मेरे दोस्त, तो इसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल,
नौ का सामने यहाँ पर सम्मिलित हुआ, शामिल हुआ, यानी कि तीनों का। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम मध्य प्रदेश की भीमबेटका का गुफा इस युग की चित्रकारी का बेहतरीन नमूना पेश करता है। यानी कि भीमबेटका का गुफा जो है यहाँ पर क्या था, यानी कि एमपी के बेहतरीन चित्रकारी को यहाँ पर नमूना पेश करता है। अब देखिए अब यहाँ पर क्या हुआ दोस्त, यानी कि अब जो है यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर हम लोग का सभ्यता यानी कि भारतीय सभ्यता यानी कि इंडियन हिस्ट्री यानी कि भारत का इतिहास जो है क्या हुआ, भारत का इतिहास हजारों वर्षों तक फैला, जिसमें सिंधु सभ्यता, शक्तिशाली मौर्य और मुगल साम्राज्य तथा ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष किया। और दोस्त यही बात सत्य भी है कि आज दोस्त हम लोग 15 अगस्त 1947 तो जब हम लोग आजाद हुए तो यहाँ से हम लोग की अपनी दुनिया शुरू हुई, यानी कि हमारे भारतीय सभ्यता की दुनिया शुरू हुई। और यहाँ से जब हम लोग भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में यहाँ पर उभरे तो क्या हुआ दोस्त, काफी हम लोग संपन्न हुए, काफी सशक्त हुए। और यहाँ पर अलग अलग संस्कृतियों, महाकला, प्रमुख विश्व धर्मों की समृद्ध गाथा भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, यानी कि भारतीय इतिहास जो है हजारों वर्षों तक फैला और भारतीय समाज इतना इफेक्टिव किया, पूरे विश्व जगत पर इतना प्रभावित किया कि उन्होंने एक विभिन्न संस्कृतियां यानी कि काफी इंपॉर्टेंट संस्कृतियां, सभ्यताओं और महान कला और प्रमुख विश्व धर्मों की समृद्धियों को एक उजागर किया। यानी कि दोस्त हमारे भारतीय इतिहास में इंडियन हिस्ट्री में वैदिक सभ्यता और सिंधु सभ्यता का समावेश हुआ। अब यहाँ पर देखिए दोस्त, सिंधु सभ्यता यानी कि यह भारत की सबसे पहली नगरीय सभ्यता क्यों थी दोस्त, क्योंकि यहाँ पर वैदिक सभ्यता का आगमन हो चुका है। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इसके प्रमुख शहर देखिए वैदिक काल। जब सिंधु सभ्यता आया दोस्त तो जस्ट उसके बाद में क्या हुआ, वैदिक सभ्यता भी आया और इस सभ्यता में वेदों की रचना किया गया। वैदिक सभ्यता में वैदिक काल में वेदों की रचना किया गया और यही रचना दोस्त आज भारत का वसीभूत और काफी सशक्त समृद्ध गाथा बनकर तैयार हो। अब यहाँ पर हम भारतीय इतिहास को समझेंगे कि भारतीय इतिहास को है, यहाँ पर भारतीय इतिहास को समझने के लिए यहाँ पर प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, यहाँ पर 3 कालखंडों में इन्हें विभाजित किया गया, अलग किया गया। देखिए यहाँ पर प्राचीन काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, यहाँ पर 3 कालखंडों में क्या हुआ, विभक्त हुआ, बढ़ गया। अब हम क्या समझेंगे दोस्त, यहाँ पर देखिए प्राचीन काल को समझेंगे, यानी कि भारतीय इतिहास में प्राचीन काल को किस प्रकार से समझेंगे, ये कि यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, एक वैदिक काल, फिर उसके बाद मौर्य सभ्यता। यहाँ पर प्राचीन काल में यहाँ पर 3 कालखंडों में विभक्त हुआ, यानी प्राचीन काल सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, मौर्य सभ्यता, 3 कालखंड में यहाँ पर विभक्त हुआ। उसके बाद क्या हुआ दोस्त, यहाँ पर प्राचीन काल के बाद मध्यकाल। देखिए प्राचीन काल के बाद यहाँ पर मध्यकाल आया। ओके, अब देखिए भारत का इतिहास मध्यकाल में जब प्रवेश किया तो दिल्ली सल्तनत
फिर उसके बाद मुगल साम्राज्य और दक्षिणी साम्राज्य। यहाँ पर 3 कालखंडों में, यानी कि 3 कालखंडों में यहाँ पर भी विभक्त हुआ, यानी कि मध्यकाल। अब हम भारतीय इतिहास को आधुनिक काल के तौर पर समझेंगे। देखिए यहाँ पर आधुनिक काल, आधुनिक काल क्या था दोस्त? अब देखिए आधुनिक काल यानी कि आधुनिक काल जो था ब्रिटिश शासन, फिर उसके बाद स्वतंत्रता, यानी कि 2 कालखंडों में आधुनिक काल में विभक्त हुआ। ओके, तो दोस्त यहाँ पर इतिहास जो है, इतिहास अपने आप में एक विशेष महत्व रखता है, क्योंकि जब आप इतिहास सब्जेक्ट को आप अच्छे से समझते हो, सीखते हो, तो आप थोड़ा सा असहज हो जाते हैं। लेकिन जब आप इतिहास को नहीं समझोगे दोस्त, तो अपने परिवेश को भी नहीं समझ पाओगे, अपने रीति रिवाज को भी नहीं समझ पाओगे। तो इतिहास को समझने के लिए आपको थोड़ा सा आपको बुद्धिमत्ता को देना होगा, बौद्धिक विवेचना को आपको समझना होगा, तभी आप इतिहास को अच्छे से समझते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम ये समझेंगे। देखिए यहाँ पर ऐतिहासिक काल, देखिए जब ऐतिहासिक काल में हम लोग प्रवेश किए तो ऐतिहासिक काल में भारतीय इतिहास में क्या हुआ? देखिए यहाँ पर भारतीय इतिहास में इस काल के अध्ययन के लिए हमारे पास लिखित पुरातात्विक दोनों तरह के पुख्ता सबूत भी प्राप्त हो गया। भारतीय संदर्भ में यानी भारत के मध्य नगर इसे 3 भागों में पढ़ा गया, यानी 3 भागों में पढ़ा गया। और कौन सा दोस्त? यानी कि प्राचीन भारत। देखिए यहाँ पर प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इस प्रकार से हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री को हम यहाँ पर समझें। और इसके लिए दोस्त यहाँ पर देखिए सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है, सिविल सर्विसेज एग्जाम काफी इम्पोर्टेंट है। और सिविल सर्विसेज एग्जाम में अगर आपको प्रवेश करना है, यानी कि जब आप अधिकारी लेवल के एग्जाम को आप फेस करते हो, तो यहाँ पर आपको प्रारंभिक एग्जाम, मुख्य एग्जाम, यानी कि मुख्य पेपर के तौर पर आपको भारतीय इतिहास को अच्छे से गंभीरता से आपको स्टडी करने की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल विषय के तौर पर, ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर आपको देखिए प्राचीन भारत, देखिए प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट, फिर उसके बाद मध्यकालीन भारत यानी कि मेडिएवल हिस्ट्री, और फिर उसके बाद आधुनिक भारत यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सहित करनी है। देखिए यहाँ पर हमने इस बात को इसलिए स्पष्ट रूप से आपको बता रहा हूँ कि प्राचीन भारत यानी कि एंशिएंट यानी कि ओल्ड हिस्ट्री भी हम इसको समझते हैं, फिर मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत, फिर उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत। तो इन सभी तरह के पाठ्यक्रम को यहाँ पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में यहाँ पर आपको समझना होगा। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के तहत भारतीय इतिहास को अच्छे से गंभीरता से आपको सिलसिलेवार ढंग से अध्ययन करने की आवश्यकता है। तो हम आशा करते हैं दोस्त कि ये क्लास आपको